Hello everyone. Today we shall discuss an important topic of polity, that is emergency provisions that many of us have difficulty understanding. तो आज हम लोग इसको आसान लैंग्वेज में आराम से देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दे रखा है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 25 पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट 18 में फीचर करता है और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक इसका प्रोविजंस दे रखा है। तो इमरजेंसी पढ़ने से पहले देखते हैं कि इमरजेंसी का टाइप्स क्या क्या है, कितने तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो देखिए 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी। एन इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये बेसिस पर, इन तीनों बेसिस पर अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। वो आर्टिकल 352 के अंडर प्रोक्लेम किया जाता है। अगर कहीं पर आपको प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सिर्फ दिया हुआ है तो आप ये दोनों प्रेसिडेंट्स रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं समझेंगे। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के लिए ही यूज किया जाता है, ये टर्म प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। इसके बारे में आर्टिकल 356 में दे रखा है। इसमें क्या होता है कि इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसलिए क्योंकि ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट इसको लगाया जाता है। अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया है स्टेट में तो इसको इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट्स रूल। नेक्स्ट है फिनेंशियल इमरजेंसी, इसके बारे में आर्टिकल 360 में दे रखा है। एन इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी फिनेंशियल एस्पेक्ट में अगर कोई थ्रेट आता है कंट्री को तो फिनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है। तो आज हम लोग नेशनल इमरजेंसी ही मेनली देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल देखेंगे के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब डिक्लेयर करते हैं? जब उनको एक रिटन रिकमेंडेशन मिलता है कैबिनेट की तरफ से। ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है रिटन रिकमेंडेशन, पहले ये नहीं था। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया है। ये एक तरह से सिक्योर बनाने के लिए कि आर्बिट्ररी ना हो प्रेसिडेंट का फैसला। ठीक है, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल रट लीजिए नेशनल इमरजेंसी के केस में, क्योंकि इसका कई जगह आने वाला है। ये इसके मदद से कई सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया है हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस में, जो कि पहले नहीं था या पहले कुछ और था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखेंगे। कब डिक्लेयर किया जाता है नेशनल इमरजेंसी? तो 3 कंडीशन है: वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये आर्म्ड रेबेलियन के जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है। आगे देखते हैं। तो इमरजेंसी लगाने के लिए लगाने का तो लग गया, बट हमारे यहाँ तो हर चीज़ पार्लियामेंट्री अप्रूवल से चलता है। कई सारा चीज़ आप बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के भी कर देते हैं एट टाइम्स, जैसे कि कंटिजेंसी फंड से पैसे निकाल लेना, ऑर्डिनेंस लागू कर देना। उसी तरह इमरजेंसी लगा दिए, लेकिन अप्रूवल ज़रूरी होता है, बाद में आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कीवर्ड है 1 मंथ। ये 1 मंथ ध्यान रखेंगे। अप्रूव कराने के लिए 1 महीने का समय होता है किसको? नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, और ये 1 मंथ जो प्रोविजन है ये भी 44th अमेंडमेंट से ही आया है। उससे पहले 2 मंथ्स हुआ करता था। और ये जो अप्रूवल है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, ये स्पेशल मेजॉरिटी से आएगा। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एक दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये स्पेशल मेजॉरिटी से आएगा। और ये स्पेशल मेजॉरिटी जो है, इसमें क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है उसका मेजॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, और प्लस साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वो भी होने चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। कई सारे मेजॉरिटी होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी ही आपको फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड होते हैं। तो उसको हम लोग अलग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अलग अलग मेजॉरिटी से अलग अलग काम होता है, हमारा पार्लियामेंट फंक्शन करता है।
जैसे प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना, इम्पीच करना है तो अलग मेजॉरिटी है। उसी तरह ऑर्डिनरी लॉ पास कराने के लिए अलग मेजॉरिटी है, अमेंडमेंट के लिए अलग मेजॉरिटी है, हाई कोर्ट यानी कि हमारा जो हायर जुडिशियरी है उनके जजेस को हटाने के लिए अलग मेजॉरिटी है। तो ये सब हम लोग उसमें देखेंगे। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोविजन भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया है। उसी तरह पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया तो ये क्या हमेशा के लिए लागू रहेगा? नहीं, 6 मंथ्स ये इसका ड्यूरेशन है। 6 मंथ्स में अगर आपको बढ़ाना है इमरजेंसी को तो दोबारा 6 महीने खत्म होने से पहले दोबारा आपको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। यानी 6 6 महीने करके आप इसको इनडेफिनिट टाइम्स ऑफ टाइम के लिए लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, तो ये पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी पहले नहीं था। इसको भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया है। पहले एक बार अप्रूव हो गया इमरजेंसी फिर वो लगा रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। अब इमरजेंसी लग गया तो उसको हटा कौन सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट्री फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेशनल इमरजेंसी लगा तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? क्या देश बंद हो गया, हड़ताल हो गया, दुकानें बंद हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद। तो वही हम लोग देखते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो क्या चेंज आ गया नेशनल इमरजेंसी लगने पर? क्या चेंजेस हुआ उसको देखते हैं। तो देखिए, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। वैसे तो सेंटर स्टेट को नॉर्मल टाइम्स में भी डायरेक्शंस देता रहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, लेकिन वो लिमिटेड मैटर्स पे देता है। बट नेशनल इमरजेंसी अगर लगा हुआ है तो वो किसी भी मैटर पे स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। कैसा डायरेक्शन? एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस। ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या अंतर आता है? लेजिस्लेटिव रिलेशन में ये अंतर आता है कि अब पार्लियामेंट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट में है उस पर भी लॉ बना सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाता है, कंकरेंट लिस्ट पे बनाता है, स्टेट लिस्ट पे बनाता है और कंकरेंट लिस्ट पे। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के समय पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी बना सकता है लॉ। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको एमसीक्यू अक्सर आता है जहां पर लोग कंफ्यूज करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी में। स्टेट लेजिस्लेटर एग्जिस्ट करते रहता है, स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन करते रहता है। सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट को हक मिल जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ कोई भी लॉ को ओवरराइड कर सकता है खुद से एक लॉ बनाकर। पार्लियामेंट एक लॉ बना के स्टेट वाले लॉ को ओवरराइड कर सकता है। बस यही अंतर आता है और कुछ नहीं। आपका असेंबली वैसे ही फंक्शन करते रहता है जैसे पहले कर रहा होता है। ठीक है। हाँ, पर यह है कि लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी एज इंटेंड। यानी इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही वो लॉ इफेक्टिव रहेगा जो पार्लियामेंट ने इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट पे बनाया था। 6 महीने के बाद वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ओके। फाइनेंशियल रिलेशंस में प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो आपको पता है कि रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इस जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है प्रिंसिपल्स, तो प्रेसिडेंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं उस दौरान। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लाइफ पे क्या असर पड़ता है। तो लोकसभा का ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार में एक ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार आप लॉ बनाकर 4 साल के लिए बढ़ा दिए, अगर 4 साल इमरजेंसी रहना है तो नहीं, 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाएंगे। ठीक है। और जब इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक ही वो आपका जो एक्सटेंडेड टर्म है वो चलेगा, चाहे लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। जो एक्सटेंडेड टर्म है वो 6 महीने तक ही चलेगा इमरजेंसी खत्म होने के बाद। उससे पहले आपको इलेक्शंस कराकर रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा हो।
बस यही है इसमें इफेक्ट होता है। नहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, एमसीक्यू वगैरह में यहीं से क्वेश्चन आता है जनरली और कंफ्यूजन होता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो इसको दो पार्ट में समझिए। एक आर्टिकल 21 अलग से पढ़ेंगे और अदर फंडामेंटल राइट्स, यानी दूसरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 छोड़कर उसको हम अलग से देखेंगे। तो कभी भी नेशनल इमरजेंसी हुआ, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इन दो बेसिस पर इमरजेंसी लागू होता है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, बिना प्रोक्लेमेशन में मेंशन किए। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आर्टिकल 19 नहीं रहा, वो सस्पेंड हो गया है, लेकिन सिर्फ इन्हीं दो कंडीशन में, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तीसरा कंडीशन क्या था, वो था आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पर अगर नेशनल इमरजेंसी होता है तो उस केस में आर्टिकल 19 ऐसे सस्पेंड नहीं होगा। बस आर्टिकल 19 का यही फंडा है, फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो आर्टिकल 19 है यही फंडा है कि नेशनल इमरजेंसी लागू होने पर क्या होगा आर्टिकल 19 के साथ। तो यही होगा कि अगर इन दोनों बेसिस पर लगाया गया है वार और एक्सटर्नल एग्रेशन तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अगर आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पर लगाया गया है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। और बाकी फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होगा, 14, 15, 16, 17 सारे आर्टिकल में हमारा अदर फंडामेंटल राइट्स है और भी है, तो उनके साथ क्या होगा। तो देखिए बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होता है। सस्पेंड क्या होता है, तो उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। इन्फोर्समेंट क्या होता है, राइट टू मूव कोर्ट इफ राइट इज इन्फ्रिंज्ड अपॉन। यानी मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सारा राइट है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 सब आप यूज कीजिए। डे टू डे लाइफ में आप हर चीज यूज कर रहे हैं, सारा राइट का आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी तरह से आपके राइट्स को इन्फ्रिंज अपॉन किया जाता है, मतलब आपके राइट्स का हनन होता है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको रेमेडी नहीं है वहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो वही होता है इन्फोर्समेंट, यानी राइट्स तो हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। आप यूज़ कीजिए, अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है तो ओके, लेकिन होता है तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप, यही है। और ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन करना पड़ता है कि कौन से आर्टिकल का इन्फोर्समेंट हमको नहीं करना है। जैसे आर्टिकल 19 में ऑटोमेटिक हो जाता था, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होता है, यहाँ मेंशन करना पड़ता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कि भाई ये आर्टिकल का इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो यही था सारा फंडा। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो एक्सेप्शन है, आर्टिकल 19 और ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों किसी भी कीमत पे सस्पेंड नहीं होगा। ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये दोनों किसी भी कीमत पे सस्पेंड नहीं होगा। ऐसा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बदलाव लाया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यही इफेक्ट पड़ता है। दैट्स इट। आगे देखते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। यानी कि वार वगैरह एक्चुअली में नहीं हुआ है और सिर्फ एंटीसिपेशन हो कि ऐसा हो सकता है, तो भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। A proclamation of national emergency may be applicable to whole of India or only a part of it। यानी कि नेशनल इमरजेंसी ऐसा नाम से सुनने से लगता है पूरे देश में लग गया, जरूरी नहीं है, ये इंडिया के किसी एक पार्ट में भी लगाया जा सकता है। और ये प्रोविजन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पहली बार देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये जो है एक एक्सेप्शन है, बस ध्यान रखेंगे इसको। बाकी मैक्सिमम जगह आप देख रहे थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही आ रहा था। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट। देखिए ये केस है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, बस इसका नाम याद रखेंगे। इसमें ये कोर्ट फैसला दिया था कि जैसे पहले क्या था कि 38th अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, उससे कोर्ट का जो ये
राइट है कि वो रिव्यू कर सकता है किसी भी डिसीजन को। उसको हटा दिया था कि नेशनल इमरजेंसी को नहीं आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, तो उसी में ये फैसला दिया था कोर्ट कि नहीं किया जा सकता है चैलेंज, बिल्कुल किया जा सकता है चैलेंज। तो ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे हमारे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को लेकर। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको नेशनल इमरजेंसी का बेसिक समझ में आ गया होगा। इसको जब आप देखेंगे, अब अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।